नमस्कार जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। यह आज शिक्षा मनोविज्ञान की 5वीं वीडियो है। तो इसी के तहत चलेंगे। लास्ट पॉइंट इसके पहले की वीडियो में हमने कवर किया था कि जॉन डेवी ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना अमेरिका के शिकागो शहर में 1894 ईस्वी में की। इस प्रयोगशाला में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। जॉन डेवी अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। मित्रों, हम बता दें यह चल रहा है संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके तहत आप यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, सबके लिए सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। ना किसी बैच लेने की आवश्यकता है और ना ही किसी अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए उसी की कड़ी में हम लोग, ये 5वीं वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना गया है। शिक्षा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला औपचारिक, अनौपचारिक और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का वह प्रकार जिसमें उद्देश्य, समय, स्थान तथा परिस्थितियां सीमित व निर्धारित हों, उसे औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में माना जाता है, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय आदि। अनौपचारिक शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा में उद्देश्य, समय, स्थान तथा परिस्थितियां सीमित व निर्धारित नहीं होती हैं, जैसे परिवार, समाज आदि। निरौपचारिक शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा में उद्देश्य निश्चित होते हैं, लेकिन स्थान, समय व परिस्थितियां असीमित व अनिर्धारित होती हैं, जैसे पत्राचार, टीवी व दूरस्थ शिक्षा आदि। शिक्षा व मनोविज्ञान के मुख्य अंतर। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर देखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है और शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र सीमित है। शिक्षा संश्लेषणात्मक होती है, शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक होती है। शिक्षा साध्य है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान साधन है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख घटक, अवयव तथा तत्व। अधिगमकर्ता, व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रिया, विकास, बुद्धि आदि। अधिगम प्रक्रिया क्या है? चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि। इसके बाद नेक्स्ट है अधिगम परिस्थिति, कक्षा, कक्ष, वातावरण, विधियाँ, परामर्श आदि। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर शिक्षा अधिगम अनुभव, अनुक्रिया, विषय वस्तु आदि। 5वां है शिक्षण स्थिति। 6वां है मूल्यांकन प्रक्रिया। लिंडगेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के घटकों या तत्वों की संख्या 3 बताई है। पहला अधिगमकर्ता, दूसरा अधिगम प्रक्रिया और तीसरा अधिगम परिस्थिति या स्थिति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित हैं और भविष्यवाणी करना संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान निरीक्षण तथा तथ्यों पर आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात यह विशिष्ट विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान भावी जीवन में उपयोगी होने के कारण अनुपयुक्त विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान कारणों बल देने के कारण विधायक या सकारात्मक विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सतत व प्रयोगात्मक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अतीत की तुलना में वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र विलियम जेम्स के अनुसार आकाश व धरती की सभी वस्तुएं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित होती हैं जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है, जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम प्रक्रिया, मापन व मूल्यांकन, प्रविधियां, मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन व परामर्श, अनुसंधान, मूल प्रवृत्तियां। इसके बाद रुचियां व आदत, शारीरिक क्रिया, मानसिक प्रक्रिया, वंशानुक्रम व विकास, अभिवृद्धि व विकास, अभिप्रेरणा, अधिगम के पक्ष, अनुशासन व पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। गैरिसन व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का विज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण करना है।
बालकों की योग्यता, शक्ति व क्षमता को जानने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। बालकों को व्यावसायिक परामर्श व निर्देशन देना। शिक्षक को छात्रों के व्यवहार अध्ययन करने के लिए आवश्यक तथ्य व सिद्धांत प्रदान करना। शिक्षण विधियों प्रविधियों में सुधार करना। मूल्यांकन को उचित विधियों द्वारा प्रस्तुत करना। बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूति व्यवहार करने का दृष्टिकोण विकसित करना। उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना। माता पिता व अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। समूह व गति को समझने में सहायता करना। शिक्षा के सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रहण करना। प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों, विद्यालय संगठनों व प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करने के लिए सहायता देना। अधिगम प्रक्रिया को सरल व स्पष्ट बनाना। शिक्षक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अनुशासन स्थापित करने में सहायक। चरित्र निर्माण में सहायक। बालकों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण। बालक के व्यवहार व स्वभाव को समझने में स्पष्ट व उपयोगी पाठ्यक्रम व निर्माण करने में सहायक। छात्रों के व्यक्तित्व व सर्वांगीण विकास। बाल विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। शिक्षण विधि प्रविधि का चयन करने में सहायक। कक्षा की परिस्थितियों का ज्ञान। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। समय सारणी का निर्माण करने में सहायक। शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध सुधारने में सहायक। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करती है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही जानता है कि कैसे अध्यापन कराया जाए। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। स्वमूल्यांकन करने में सहायक। अधिगम अभिप्रेरित करने हेतु मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान। व्यवहार का परिमार्जन परिष्कृत करने में सहायक। योग्यता व क्षमताओं का ज्ञान मानसिक क्रियाओं में सहायक। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान। लक्ष्य के प्रति तत्पर होने का भाव। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण व उत्तम अधिगम के हेतु प्रयोग करना है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक जो है विलियम जेम्स द्वारा रचित टॉक टू टीचर्स है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक विलियम जेम्स द्वारा रचित टॉक टू टीचर्स है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ। विधि पद्धति सामान्यतः किसी कार्य को करने का ढंग, तरीका, पद्धति या विधि कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान विधियों की प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, यथार्थता, विश्वसनीयता तथा विशुद्धता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। ये इम्पोर्टेंट विधियां हैं, दोनों नोट कर लीजिए, दोनों इम्पोर्टेंट विधियां हैं। इसके बाद इनमें अब इनको देखेंगे। मनोविज्ञान की दो विधियां हैं, कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ में आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि आती है, जबकि वस्तुनिष्ठ विधि में साक्षात्कार विधि, परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि, सांख्यिकी विधि, विकासात्मक विधि और समाज मिति विधि पद्धति है। आत्मनिष्ठ विधि, इसके बारे में देखेंगे। आत्मनिष्ठ विधि का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। एन झा के अनुसार आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिससे हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं। आत्मनिरीक्षण विधि, यह मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। इस विधि का संबंध जॉन लॉक ब्रिटेन से है। प्राचीन काल के मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। आत्मनिरीक्षण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का मूल्यांकन स्वयं द्वारा करना।
आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्विधि या अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। अंतःदर्शन या अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ है अपने अंदर देखना। टीचनर के अनुसार अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंड तथा उनके शिष्य टीचनर ने किया था। अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से व्यक्ति के चेतना मन का अध्ययन किया जाता है। स्काउट के अनुसार मस्तिष्क के कार्यों का एक क्रमबद्ध रीत से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। किसी भी अंतर्दर्शन में 3 अवस्थाएं होती हैं जो निम्नांकित हैं। अंतर्दर्शन में सुधार, विश्लेषण और अंतःनिरीक्षण। गुण की बात करें, यह विधि अन्य विधियों में सहायक है। मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान की सरल व प्राचीन विधि है। किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। सीमा की बात करें, इस विधि में वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। आत्मनिरीक्षण विधि में ध्यान का विभाजन हो जाता है। असमान व्यक्तियों के लिए आत्मनिरीक्षण विधि अनुपयुक्त होती है। मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना इस विधि द्वारा असंभव है। इस विधि द्वारा मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना संभव है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी विधि, गाथा वर्णन विधि। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।